हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लगरखा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं सबके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस अलग होते हैं। इसमें से कई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। और कौन से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं? जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एग्जांपल देखते हैं हम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, the endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles। ये याद रखना है आपको, इसकी ट्रिक है। मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं? वैक्यूल्स, ये आपको याद रखना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। चलिए आगे देखते हैं। Since the functions of the mitochondria, chloroplast, and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as the part of endomembrane system। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है 2021 का। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं? चलिए सबसे पहले चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, यस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, यस। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, नो। तो ये यहां से रॉन्ग। एंडोप्लाज्मिक, चलिए सेकंड ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी आ गया, तो ये ऑप्शन भी हमारे यहां से रॉन्ग हो गया। थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे, इसमें से सारे ऑप्शन सही है, पर हम एक बार फोर्थ में भी नजर डालेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है हमको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं, अब हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवेल द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सेल होती है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स के अलावा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी सेल हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्या बोलेंगे? लूमिनल। लूमिनल का मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal and extraluminal। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, लुमिनल एंड एक्स्ट्रालुमिनल। लुमिनल पार्ट को हम बोलते हैं इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रालुमिनल पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे। द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में राइबोसोम्स अटैच होते हैं।
ये ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जब ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तब हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम अटैच होंगे उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम अटैच नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ. रफ कब बोलेंगे? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होंगे. स्मूथ कब बोलेंगे? जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होंगे. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें कौन से सेल्स में देखने मिलता है? जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है. दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. The smooth endoplasmic reticulum का function क्या हो गया? Lipid synthesis. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. Animal cells में lipid-like जो steroidal hormones होते हैं वो कहाँ synthesis होते हैं? कहाँ synthesize होते हैं? Smooth endoplasmic reticulum में. Very important line है. एनिमल सेल्स में जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस. एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो गया? लिपिड सिंथेसिस. चलिए नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देखते हैं. ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पोर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड है. ये हो गया राइबोसोम एंड ये हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या पढ़ा हमने? प्रोटीन सिंथेसिस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या पढ़ा हमने? लिपिड सिंथेसिस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. ये क्वेश्चन है, देखिए 2022 का क्वेश्चन है. देख रहे हैं आप लोग कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं. क्यों? क्योंकि बस वो ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट हमसे पूछा है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच टू ईआर. हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होते हैं. Smooth endoplasmic reticulum is devoid of ribosomes. Yes. In prokaryotes only RER are present. चारों ऑप्शंस में नजर डालनी है. ठीक है. Smooth endoplasmic reticulum are sites of lipid synthesis. Yes. तो ये प्रोकैरियोट्स में ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा. हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड. नेक्स्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगला ऑर्गेनल गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, कैमिलियो गोल्गी ने, है ना. साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैमिलियो गोल्गी. गोल्गी अपैरेटस का डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलियो गोल्गी ने. फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस. दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, है ना. ये साइंटिस्ट के नाम पे साइंटिस्ट के नाम पे गोल्गी अपैरेटस नाम पड़ा इस ऑर्गेनल का. दे कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट disc shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. These are
स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो गोल्गी अपैरेटस में क्या आते हैं, मैनी फ्लैट फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। और ये सभी कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये देखिए, ये हमको दिख रहा है, ये सिस्टर्नी हो गई, है ना, ये सिस्टर्नी हो गई, एक दूसरे के पैरेलल है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये कहां पे सिचुएटेड होते हैं, गोल्गी अपैरेटस कहां पे होता है, न्यूक्लियस के पास, विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. तो इसमें हम ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस में दो फेसेस होती हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस को हम सिस को हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, सिस या कॉन्वेक्स, और इसमें ट्रांस या कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, एंड कॉनकेव को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, ठीक है। तो ये गोल्गी अपैरेटस है। गोल्गी अपैरेटस में दो पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम सिस भी बोलते हैं और कॉनकेव को ट्रांस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स होता है फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव होता है मैच्योरिंग फेस। सिस एंड ट्रांस फेसेस बहुत ज्यादा सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑर्गेनल के, गोल्गी अपैरेटस के जो सिस एंड ट्रांस फेसेस हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट इंटरकनेक्ट होते हैं। The Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. तो गोल्गी apparatus का मेन काम क्या है, मटेरियल्स को पैक करना और पैक करके इंट्रासेल्युलर टारगेट्स में डिलीवर करना या सेल के बाहर सिक्रेट करना। Materials to be packaged in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. मटेरियल्स वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक होते हैं, कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फ्यूज होते हैं गोल्गी अपैरेटस के सिस फेज से, एंड मूव किधर करते हैं, मैच्योरिंग फेज में की तरफ। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। तो यहां से हम देखते हैं कि क्यों गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोजली एसोसिएट है। ये चीज हमें ये बताती है कि गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोजली एसोसिएट क्यों है। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच थे, हमने देखा था, वहां से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, वहां से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, ठीक है। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी अपैरेटस, रिलीज होने से पहले, गोल्गी अपैरेटस के ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले उनका मॉडिफिकेशन होता है, कहाँ, गोल्गी अपैरेटस के सिस्टर्नी में। गोल्गी apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Golgi apparatus is important site of formation of glycoproteins and glycolipids, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी रिसेंट का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो ये भी हमने पढ़ा है। कौन है, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेना ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, पॉलीसोम्स, ठीक है, ये तीनों ही नहीं है। क्या है, कौन सी बॉडी। Lysosomes. They are lysosomes. These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Lysosomes क्या है, membrane-bound vesicular structures है। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes. हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। हाइड्रोलिसिस में लाइपेजेस, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ठीक है, तो आइसोलेटेड लाइसोसोमल जो वेसाइकल्स होते हैं लगभग सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में मिलते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। और ये कौन से पीएच पे वर्क करते हैं, एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पर। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. तो ये एंजाइम्स कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। चलिए नेक्स्ट, ये 2019 रिसेंट का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। Which of the following statement is not correct? Not correct बोला है। Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. ये सही है। The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. ये भी सही है। Lysosomes are membrane bound structures. ये भी सही है। ठीक है, तो lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. ये पढ़ो, ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। ये गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस, यहाँ पे उसने क्या किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो यहाँ पे उसने गोल्गी अपैरेटस की जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा ये क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस होना चाहिए, इसकी जगह पे इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया। तो हमारा आंसर ए हो गया, ये रॉन्ग है। देखते हैं हम वैक्यूल्स। The vacuoles is the membrane bound space found in cytoplasm. तो वैक्यूल्स क्या है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो वैक्यूल्स में क्या क्या है, वैक्यूल्स। The vacuole is bound by a single membrane. The vacuole is bound by a single membrane called टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल किससे बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका PYQ है। इसको मैं यहाँ पे, ये आपका PYQ है, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन भी डाला होगा आगे। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल किससे बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Plant cells में vacuole कितना space occupy करता है, 90%. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो प्लांट सेल्स में टोनोप्लास्ट क्या करवाता है, आयंस एंड अदर मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वैक्यूल में एंट्री करवाता है। इसलिए वैक्यूल में इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अमीबा में कौन सा वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अमीबा है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है जो इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। एंड मैनी सेल्स
एंड इन मैनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स मिलता है, और फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। कि प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स मिलते हैं, और फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करके। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये पीवाईक्यू है आपका। व्हाट इज टोनोप्लास्ट? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नो। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? नो। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स? यस। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल? नो। नेक्स्ट, ये रिसेंट 2019 का क्वेश्चन है उड़ीसा नीट का। मैथ द कॉलम गोल्गी पर चारों क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम, इनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइको, सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ठीक है, अलग से बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं है। तो गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। फिर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में हमने क्या पढ़ा है? डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनका डाइजेशन पढ़ा है हमने, ये भी एनसीईआरटी की लाइन का ही है। वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एंड राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा आंसर चला जाएगा ए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।